हेलो बच्चों, हम आज पाठ 9 पढ़ेंगे। इससे पहले हम पाठ 8 पढ़ चुके हैं, जिसमें चतुर्भुजों की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार हमने बहुत अच्छे से देखे। रचना करते हुए, चार्ट बनाते हुए, ओरल देते हुए हमने ये पाठ पूरा किया है। और जैसे ही पाठ पूरा हुआ है, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है कि पाठ 8 फेयर नोटबुक में पूरा कर लो, सूत्रों का चार्ट बना दो, ओरल दे दो और पतंग जैसे चतुर्भुज को बनाकर रियल में कागज पर रंगीन कागज लेकर बनाकर दिखाना है। तो बहुत सारे बच्चे ये बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, आप जिस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हो गणित में, आपको जरूर गणित में ज़्यादा नंबर मिल सकता है अगर आप इसी तरह से डेली रोज होमवर्क करें, रोज एक्टिविटी करें, रोज सूत्र याद करें। कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में ही सही रोज गणित को उठाएं तो आपको गणित में नंबर बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो चलिए हम आज पाठ 9 शुरू करते हैं। पाठ 9 छूट और कमीशन के ऊपर आधारित है। छूट और कमीशन का अगर अंग्रेजी नाम देखने जाए तो छूट का मतलब अंग्रेजी में होता है डिस्काउंट, और कमीशन खुद अपने आप में ही अंग्रेजी शब्द है। उसका हिंदी वर्ड ने ठीक से नहीं लेकर यही कमीशन को ही हमने हिंदी इंग्लिश दोनों बना दिया है। तो छूट और कमीशन ये पाठ हम आज देखने वाले हैं, जिसमें से छूट और कमीशन का जो छूट वाला भाग है उसका आज हम परिभाषा और सूत्र देखेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ परिभाषा और सूत्र समझाया जाएगा और आपको इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत देखना जरूरी है। फिर जैसे ही समझ में आ जाएगा, आपको ये सारे परिभाषा और सूत्र याद करके ऑडियो बनाकर अपना ओरल का टेस्ट देना है। और इस सूत्र के होते ही आगे प्रश्न संग्रह 9.1 आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ 4-5 उदाहरण आएंगे जो आप लोगों को पढ़ के इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हल करना है। किताब में हल किया है, लेकिन आप लोग ये सूत्रों का उपयोग हल करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा और आसान होगा। तो सबसे पहले हम पाठ शुरू करते हैं। छूट का भाग है, लेकिन उससे भी पहले मैं ये बता देती हूँ कि इस पाठ में कुछ भाग ओमिट है, कैंसिल किया गया है। गणित के 8वीं गणित की किताब में जो जो भाग कट किया गया है उसको बहुत पहले ही मैं पीडीएफ के रूप में भेज चुकी थी, लेकिन कुछ नए बच्चे आए हैं, कुछ को पता नहीं है। तो अभी जैसे जैसे मैं पाठ पढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे जो भाग कैंसिल है वो बता देती हूँ। तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नया पाठ शुरू होगा कैंसिल वाला भाग पहले बताया जाएगा, जैसा कि इस किताब में दिया गया है। पाठ 9 में, पाठ 9 में आप लोग किताब जब खोलोगे तो पाठ 9 का पहला ही पेज होगा, थोड़ा याद करें। थोड़ा याद करे वाला भाग कट किया गया है। फिर पेज 53 में जाओगे, वहाँ पे कई उदाहरण दिए गए हैं 4-5, उसमें से उदाहरण 3 नहीं करना है। और फिर प्रश्न संग्रह 9.1 जाओगे तो उसमें हमें 5वां और 7वां सवाल नहीं करना है। तो आप लोगों को इनको कैंसल पेंसिल से टिक लगा देना है, कट कर देना है, पेन से नहीं करना है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब बच्चे ये किताब आप दूसरों बच्चों पे दोगे तो वहाँ पर उनको ये पोर्शन में होगा। इस साल हम कोरोना पेंडेमिक के वजह से पोर्शन कम करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे का भाग हम देखते हैं, आओ जाने। तो ये वाला भाग मैंने कैंसिल का बता दिया। आओ जाने में हमें इस पाठ 9 का छूट और कमीशन का छूट वाला भाग, जिसको अंग्रेजी में डिस्काउंट कहते हैं, वो देखना है। तो इसमें जो जो परिभाषाएं आ रहे हैं वो मैंने अच्छे से लिखी हूँ, वो आप लोगों को समझा देती हूँ कि छूट को समझने के लिए निम्न परिभाषाएं समझना अति आवश्यक है। जिसमें पहला भाग है हमारा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अंग्रेजी में इसका नाम कॉस्ट प्राइस है और इसका संक्षेप में नाम सीपी है। क्रय मूल्य इसका हिंदी में संक्षेप नाम देंगे तो क और मु, क और डॉट और मु डॉट, या अंग्रेजी में इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो अंग्रेजी में इसका छोटा नाम देखें
तो CP आएगा। तो हिंदी और अंग्रेजी में अंग्रेजी के लेटर से शॉर्ट नेम याद करना बहुत आसान होता है, और शॉर्ट नेम याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसके सूत्र बनाने हैं। तो इसलिए अभी से याद रखो, जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसको हम आगे चल के CP बोलेंगे। तो इसका परिभाषा क्या है कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को कोई दुकानदार खरीदता है, वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। तो जिस मूल्य पर, जैसे दुकानदार है, कोई वस्तु पहले अपने दुकान में खरीद कर लाता है, तो जब वो जिस मूल्य पर वो खरीद कर लाया है, वह मूल्य उस वस्तु का उस दुकानदार के लिए बन जाता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो इसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, इसे अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस, और इसका संकेत होता है CP कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, या फिर M और P लेकर इसका संकेत बना है MP। तो अंकित मूल्य यानी जो वस्तु पर मूल्य अंकित होगा। आप लोगों ने देखा होगा, दुकान में सामान खरीदते जाते हो तो वहाँ पर स्टिकर लगा होता है, बारकोड लगा होता है, उस पर प्राइस लिखा होता है, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, ये सब जानकारी दी गई होती है। तो जो उस पर मूल्य छपा है वो अंकित है, मार्क्ड है, मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य है। तो अगर उसको हिंदी में अंकित मूल्य का शॉर्ट करें तो अमू होता है, और इंग्लिश में उसका मार्क प्राइस, और इंग्लिश में शॉर्टकट होता है MP। तो इससे हिंदी और इंग्लिश में हिंदी का बोलना ज़्यादा आसान होता है। तो इसलिए जब भी अंकित मूल्य आए हम उसको क्या बोलेंगे, MP। क्रय मूल्य को क्या बोलेंगे, CP। ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या है हमारा, अंकित मूल्य किसी वस्तु को बेचने के लिए वस्तु पर मूल्य अंकित होता है, उस मूल्य को वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं। इसे मार्क प्राइस भी कहते हैं। इसका संकेत MP होता है। M और P लिया गया, MP होता है। तो वस्तु पर जो मूल्य अंकित होता है बेचते समय दुकानों में रखा रहता है और सामान, और उस पर स्टिकर लगा होता है कि इसकी ये कीमत है, इसकी ये कीमत है। तो ये कीमत कौन लगाता है, दुकानदार लाता है। दुकानदार पहले क्रय मूल्य से खरीद कर लाया है, CP से खरीद के लाया है, लेकिन उसी CP पे नहीं बेचता है। उसी CP पर बेचेगा तो उसे घाटा हो जाएगा। तब उसको क्या करता है, पहले से दाम बढ़ाकर पहले स्टिकर लगा देता है, अंकित मूल्य पहले तय कर देता है। तो अंकित मूल्य हर सामान पर लगा होता है, या MP या मार्क प्राइस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विक्रय मूल्य। तीसरा परिभाषा है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस S और P लेकर SP बना है। तो विक्रय मूल्य का शॉर्टकट हो गया SP। तो छूट देने के बाद जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। इसे सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, और इसका संकेत SP भी होता है। अर्थात हमने देखा कि दुकानदार सामान को खरीद के लाया तो वह क्रय मूल्य CP हो गया। फिर दुकानदार ने उस वस्तु पर स्टिकर लगा दिया कि इस दाम से हम उसको बेचेंगे, तो वो लिख कर लगा दिया है, तो वो अंकित हो गया। तो अंकित मूल्य अर्थात मार्क प्राइस हो गया, MP हो गया, और उसने दुकान में सामान रखने के लिए बेच दिया। लेकिन बेचते समय अगर देख रहा है कि ग्राहक खरीद नहीं रहे तो थोड़ा बहुत छूट दे देता है। तो छूट देने के बाद जिस दाम पर वह वस्तु को बेचता है, यानी किसी वस्तु को छूट देने के बाद जिस राशि पर वो बेचता है वह मूल्य कहलाता है हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इसको अंग्रेजी में हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, और इसका संकेत हो जाता है SP। तो हमने 3 परिभाषा पढ़ लिया, CP, MP, SP। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य CP, अंकित मूल्य MP, विक्रय मूल्य SP। तो ध्यान देना, जब भी तुम ओरल बोलोगे तो ये शॉर्टकट जरूर बोलना, क्रय मूल्य CP, ठीक है, अंकित मूल्य MP और विक्रय मूल्य SP। नेक्स्ट हम छूट का परिभाषा पढ़ते हैं। छूट को अंग्रेजी में हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट को D से दर्शाया गया है, एक ही शब्द है तो उसका एक ही शब्द का एक लेटर लिया गया है D। तो वस्तु बेचते समय दुकानदार अंकित मूल्य पर जितनी राशि कम लेता है
वह राशि छूट कहलाती है। तो अंकित मूल्य हमने देखा ना कि बस दुकानदार क्रय मूल्य पर खरीद कर लाया है, फिर उस पर वो स्टिकर लगा देता है अंकित मूल्य का, और फिर अंकित मूल्य पर कम राशि देकर यानी छूट देकर जब वो बेचता है तो जो जो राशि जितनी राशि उसने कम ली है वो कम राशि बन जाती है छूट। जितनी राशि कम लेता है अंकित मूल्य पर जितनी राशि कम लेता है वह राशि छूट कहलाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। छूट को अंग्रेजी में डिस्काउंट कहते हैं और छूट का सांकेतिक शब्द है डी। ठीक है, ये सांकेतिक शब्द सूत्रों के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बार बार याद दिला रही हूँ। क्रय मूल्य होता है हमारा, क्रय मूल्य का हमने क्या देखा था, सीपी, और अंकित मूल्य का एमपी, और विक्रय मूल्य का एसपी, डिस्काउंट का डी। अब डिस्काउंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, बात है जो आप लोगों को याद रखना है हमेशा, कि छूट जो सदैव परसेंटेज में दी जाती है, प्रतिशत में दी जाती है। हम जब भी जो दुकानदार सामान लेने जाते हैं, कोई भी सामान रखा गया है, 110 का कोई सामान वहाँ रख दिया है, समझ लो कि बादाम का ही पैकेट है, उस पर लगा दिया 110, तो वहाँ नीचे लिख दिया कि 10% छूट है इसमें, तो 10% छूट हो गया, मतलब निकाल लो उसका, हल कर लो और माइनस कर दो, वो दाम कम दाम ही कहलाएगा छूट। तो दुकानदार ये नहीं बोलेगा हमें कि चलो 11 रुपया कम करके देते, बोलेंगे इसमें 10% छूट है। तो अगर आपको कैलकुलेशन करने आता है तो झट से कैलकुलेट कर लो और पता लगा लो कि कितने रुपए छूट दे रहा है। तो हमेशा छूट जो है वो 10 छूट सदैव प्रतिशत में दी जाती है। और दूसरा बात है कि छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो हमने 3 मूल्य देखा है, क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य है। तो इन तीनों में सिर्फ अंकित मूल्य जो हमारा मार्क प्राइस है उस पर छूट दी जाती है। तो ये 2 बातें याद रखना है छूट के बारे में। फिर जो हमने ये 4 शब्द पढ़े हैं, 1 2 3 और ये 4 चारों पढ़े हैं, चारों भी शब्द के इकाई है वो हम यहाँ देखने वाले हैं छोटे से चार्ट में, नाम और इकाई। सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य सदा रुपए में होता है। एमपी हमारा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, रुपए में होता है। और सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य, रुपए में होता है। छूट हमेशा हमें प्रतिशत में दी जाती है। अब इसके बाद हम महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे, जो आप लोगों को ये भाग जब भी ओरल देना हो तो ये क्रय मूल्य, इसका पूरा नाम अंग्रेजी में, संक्षेप और परिभाषा, ये पूरा याद करके सुनाना है, ये भी याद करके सुनाना है। और नेक्स्ट ये सीपी को रुपए में, एमपी को रुपए में, एसपी को रुपए में और डी को प्रतिशत में इकाई दी जाती है, ऐसे बोलना है। अब साथ में आपको ये सारे सूत्र भी पढ़ना है, तो सूत्र में समझा देती हूँ, बहुत ही आसान है। 2 उसमें से महत्वपूर्ण सूत्र है और बाकी 2 उससे ज्ञात किए गए हैं। तो क्या क्या याद करना समझा देती हूँ। महत्वपूर्ण सूत्र पहला, अगर छूट हमें रुपए में निकालना है कि कितना छूट दिया है, तो जैसे हम निकालेंगे तो जो हम अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। अंकित मूल्य हमारा क्या था, मार्क प्राइस, विक्रय मूल्य क्या था हमारा, एसपी। तो अंग्रेजी में हम देखने जाए तो डिस्काउंट रुपए में हुआ है एमपी माइनस एसपी। तो अगर सवाल हल करते समय हम अगर ये अंग्रेजी वाला लिखे तो ज़्यादा आसान हो जाता है लिखने के लिए, इसलिए साथ साथ में मैंने अंग्रेजी के भी शब्द दिए हैं। तो आप सूत्र जरूर अंग्रेजी में याद करना और बोलते समय तुम हिंदी का भी यूज़ कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। अब ये तो छूट हो गया रुपए में, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कम दाम में उसने बेचा है, लगा के रखा है 110 है और उसको बेच रहा है कम करके और 10 रुपये 11 रुपया कम करके बेच रहा है। तो बेचने वाला दाम हो गया विक्रय मूल्य, और जो लगा के रखा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो तो बन जाता है हमारा छूट। तो ये छूट हो गया रुपए में, लेकिन मैंने
मैंने कही थी ना कि छूट की इकाई सदैव प्रतिशत में होती है। तो जब भी सवाल में पूछा जाएगा कि छूट बताओ, तो वहाँ दो बात तो जरूर पूछा होगा कि छूट रुपए में कितना है और छूट प्रतिशत में कितना है, क्योंकि छूट की इकाई क्या है, प्रतिशत है। तो प्रतिशत में हम कैसे निकालेंगे वो आपको निकालना जरूरी है, वो सूत्र जानना जरूरी है। तो कैसे होगा, तो हमने सूत्र क्या बनाया है कि छूट जो प्रतिशत में हम निकाल रहे हैं, तो उसका असली छूट होता है MP माइनस SP। फिर उसको बटे कर देंगे MP माइनस SP, यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य गुणे 100। यहाँ जो 100 था बटे में, तो बटे में 100 होना अर्थात प्रतिशत होता है, तो यही 100 चला गया इधर गुणे में, तो छूट बदल गया प्रतिशत में, और प्रतिशत में बदल कर इसका 100 यहाँ आ गया। तो हमारा छूट प्रतिशत का सूत्र क्या हुआ, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य गुणे 100। इसको अंग्रेजी में देखें तो डिस्काउंट परसेंटेज में MP माइनस SP कोष्टक में गुणे 100 बटे MP। कितना आसान हो जाता है ना बोलना। अंग्रेजी में शॉर्टकट लेटर है, संक्षिप्त शब्द है, तो आप लोग अंग्रेजी में भी बोल सकते हो कि डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू MP माइनस SP कोष्टक में गुणे 100 बटे हमारा क्या होगा MP। तो इतना आसान सा सूत्र, और ये दोनों ही सूत्र इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों ही सूत्रों को घुमा के या पक्षांतर करके और दो नए सूत्र बनाए गए हैं। तो इसका मतलब है ये दो मूलभूत सूत्र याद रहे तो आप कोई भी छूट का सवाल आसानी से कर सकते हो सूत्र में रख कर। तो अब मैं बताती हूँ कि अगला जो ये सूत्र आया है जो आपको याद रखना है वो कैसे आया, यहाँ दिया गया है, ठीक है। ऐसे बताना चाहो तो मैं बोलूँ ये याद कर लो, लेकिन आया कैसे, क्योंकि दो तो हमें याद करने, बस दो याद करने आपको, ठीक है। बाकी दोनों तो इसी से घुमा के हम निकाल सकते हैं। तो जब भी अगर कभी भूलो तो आसानी से तुम पक्षांतर करके वो सूत्र बना सकते हो, ये अन्य दोनों सूत्र, ठीक है। तो जरा मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो बटे में MP है वो तिर्यक गुणा होकर जा रहा है D के पास, तो D गुणे MP हो गया, और ये कोष्टक हम यहाँ खोल रहे हैं 100 MP माइनस 100 SP। फिर पक्षांतर कर रहे हैं, माइनस वाला चीज यहाँ ला रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और ये प्लस वाला चीज ले जा रहे हैं माइनस हो रहा है, तो ये पक्षांतर में इधर लिखे हैं, तो इधर हो गया 100 SP बराबर 100 MP माइनस ये D गुणे MP इधर आ गया, ठीक है। तो 100 SP बराबर ये दोनों में MP कॉमन है, MP बाहर ले लिया। MP क्या होता है, अंकित मूल्य, SP क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में बोलना आसान होता है, तो इंग्लिश वाला संकेत याद कर लो बच्चों, बहुत काम आएंगे आप लोगों को। तो MP, फिर ये हो गया 100 माइनस D। अब SP हमें SP का सूत्र निकालना था, विक्रय मूल्य की वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो SP यहाँ आ जाएगा और बटे में 100 चला जाएगा, तो SP बराबर हो गया MP कोष्टक में 100 माइनस D बटे 100। तो SP बराबर MP बोलेंगे कैसे, देखो मैं बोल के बता रही हूँ, ऐसे आपको बोलना है। SP बराबर, SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर MP कोष्टक में 100 माइनस D कोष्टक बंद बटे 100। तो ये हमारा हो गया SP का सूत्र। अभी इसी को घुमा कर ये सूत्र को हम चेंज कर दें तो हमें MP का भी सूत्र मिल जाएगा। ये MP हमारा क्या है, हमारा अंकित मूल्य है। यदि सवाल में सब दिया और अंकित मूल्य निकालने के लिए बोल रहे हैं तो डायरेक्ट ये सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक ये सूत्र आया हुआ है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ये 100 SP कर रहे हैं, 100 SP कर दिया और MP 100 माइनस D किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, MP निकालना है, ये कोष्टक में हमने रखा है तो ये MP को यहीं पे रखेंगे, कोष्टक वाला 100 माइनस D इधर गुणे में है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 100 SP बटे 100 माइनस D, यानी 100 गुणे SP बटे कोष्टक में 100 माइनस D बराबर होता है MP। तो MP का सूत्र क्या बना, 100 SP बटे कोष्टक में 100 माइनस D, 100 SP बटे 100 माइनस D बराबर होता है MP। आपको MP बोलना होगा तो कैसे बोलोगे, MP बराबर
100 गुणे SP बटे 100 माइनस डी कोष्टक के अंदर, 100 माइनस डी कोष्टक के अंदर है। तो ये इस तरह से इस सूत्र को बोलना है। तो ये दो सूत्र महत्वपूर्ण थे, इसी को गुणा करते हुए पक्षांतर करते ये बनाया गया, इसको चेंज करके ये बनाया गया। तो ये बहुत कम उपयोग होते हैं, लेकिन होते हैं, खास सवाल में इनका उपयोग होता है। तो इन दोनों को भी याद करना है। तो ये SP हो गया, MP हो गया, ये दोनों तो महत्वपूर्ण मूलभूत सूत्र है, ये जरूर याद करना है आपको। और ये अगला दो सूत्र मैंने ये 7वीं से लिखा है। कोई कोई सवाल में लाभ के बारे में भी पूछ रहे हैं। तो लाभ हम जानते हैं ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित होता है। तो वो लाभ का सूत्र मैंने अपना 7वीं की कक्षा से ये रिवीजन के रूप में तुम लोगों को बना के दे दिया, क्योंकि 9.1 में उदाहरण में ये उपयोगी है। तो लाभ बराबर होता है लाभ रुपए में, ठीक है। लाभ जो शब्द है, हम प्रॉफिट अंग्रेजी में होता है रुपए में। जैसे हमने छूट रुपए में और छूट प्रतिशत में निकाला था, हूबहू वैसे ही हमने लाभ शब्द को लाभ रुपए में और लाभ प्रतिशत में। लाभ रुपए में क्या होगा, हमारा जो सेलिंग प्राइस है, जिससे हमने बेचा है, वो अगर बढ़ गया और कॉस्ट प्राइस जो हमने खरीदा है वो कम हो गया तो हमें लाभ हो गया। हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया तो हमें क्या हुआ, लाभ मिला। तो ज्यादा में बेचना वो विक्रय मूल्य है, हमने खरीदा वो क्रय मूल्य। एक क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया SP माइनस CP। और फिर लाभ जो प्रतिशत में निकालना होगा, तो SP माइनस CP बटे प्रतिशत है, बटे 100 यहाँ लग जाएगा और 100 जाके इधर गुणा हो जाएगा। तो SP माइनस CP बटे CP गुणे 100। SP माइनस CP कोष्टक में है, कोष्टक में SP माइनस CP कोष्टक 5 गुणे 100 बटे हमारा होगा CP। तो इस तरह से ये दोनों सूत्र भी याद करना है। तो जैसे याद करने के लिए आपको ये पहला सूत्र, ये दूसरा सूत्र, ये तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र, पांचवा सूत्र, छठा सूत्र, ये सूत्र कैसे आया है ये सिर्फ आपको वीडियो में समझना और फेयर में लिखना है, मुझे बोलकर सुनाना नहीं है। तो बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जो बॉक्स में बना है यहाँ पे मैं टिकिंग कर देती हूँ। ये आपको पहला सूत्र पढ़ना है, ये दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा, पांचवा और ये छठा सूत्र। 6 सूत्र याद करने हैं, 4 परिभाषाएं याद करने हैं। तो आप 2 ऑडियो बना सकते हो, एक ऑडियो में परिभाषाएं बोलो और दूसरे ऑडियो में सूत्र बोलो। तो इस हफ्ते आपको 9.1 के सवाल नहीं करने, आपको क्या करने हैं कि ये अच्छे से ऑडियो जो भी वीडियो बनाया मैंने छूट के ऊपर, उसको ध्यान से शांत मन से बैठ के सुनना है, समझना है, फिर नोटबुक में लिखना है। लिखने के बाद पहले दिन आप परिभाषा याद करो और उसका ऑडियो बनाकर भेजो, ठीक है। फिर पहला दिन काम हो गया, फिर अगर नहीं ठीक से बन रहा है तो फिर उस ऑडियो को कैंसिल कर दो, फिर याद करो, फिर बनाओ। लेकिन सही बोलो और याद करो, उसको देख के मत बोलो, क्योंकि बहुत लोग ऑडियो ही भेज रहे हैं, वीडियो भेजते तो पता चलता, लेकिन ऑडियो भेज रहे हैं तो हो सकता है वो बुक सामने रख के बोल रहे हो या नोटबुक रखे हो। तो ऐसा मत करो, ऐसा चीटिंग नहीं करना है, आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रही हूँ। अभी याद करोगे तो हमेशा जीवन भर आप लोगों को ये याद रहेगा। और नेक्स्ट डे जैसे ही आपको परिभाषा वाला ऑडियो हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपको इन सूत्रों को याद करना है। ये बॉक्स में दिया ना, 1 2 3 4 5 6 6 सूत्रों को अंग्रेजी शब्दों में बोलते हैं। पहले अंग्रेजी का अर्थ बोल देना, D फॉर डिस्काउंट, MP फॉर मार्क प्राइस अंकित मूल्य, मतलब इंग्लिश नाम और हिंदी नाम दोनों बोलोगे। MP के लिए CP क्या होता है, क्रॉस प्राइस क्रय मूल्य, और SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। D फॉर डिस्काउंट छूट। तो अंग्रेजी हिंदी नाम बोलते हुए अंग्रेजी के संकेत का उपयोग करके सूत्र को याद करना है। इसका ऑडियो बनाना है, ये दूसरे दिन भेजना है। और उसके बाद फेयर बुक में उदाहरण जरूर हल कर लेना। 9.1 से पहले करीब 4 या 5 उदाहरण दिए हैं, आप लोगों को करना है। बहुत सारे बच्चे उदाहरण नहीं करते हैं, तो उदाहरण जरूर करना है, पढ़ कर लेना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।